एक रूटीन लैंडिंग। अचानक जीवन और मौत की जद्दोजहद में तब्दील हो गई। एक यात्री विमान रहस्यमय ढंग से काफी नीचे आकर एक व्यस्त हाईवे की ओर बढ़ने लगा। एक रहस्यमय ताकत ने इस विमान को गिरा दिया जिसमें 137 लोग मारे गए। इसके मलबे में वो सुराग मौजूद था जिससे भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकता था। दो अगस्त 1985, डैलस, टेक्सास। टेक्सास के लिहाज से यह दिन बहुत गर्म था। तो कल मिलते हैं। तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। बारिश आएगी, शायद इससे थोड़ी सी राहत मिले। शाम को विलियम मेबरी ऑफिस से घर लौट रहे थे। उस दिन की गर्मी और नमी का असर डैलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट DFW पर विमानों के आवागमन पर पड़ रहा था। लगभग मैनहट्टन जितना बड़ा DFW दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और साथ ही ये सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से भी एक है। गर्मी की वजह से दोपहर में एयरपोर्ट पर गरजदार तूफान शुरू हो गए थे जिससे कई विमानों का टेक ऑफ रुक गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जीन स्किपवर्थ उस दिन ड्यूटी पर थे। वो 14 साल से वहां काम कर रहे थे। उनके साथ कंट्रोलर माइक पोर्टर भी थे। स्किपवर्थ हमसे कोई मदद नहीं मांग रहे थे, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बस कई विमानों के रुक जाने से हम लोगों की व्यस्तता बढ़ गई थी। स्किपवर्थ के कंट्रोल की ओर बढ़ रहे कई विमानों में से एक डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट 191 भी थी। 101 degrees, yes sir. कैप्टन एड कॉनर्स और फर्स्ट ऑफिसर रूडी प्राइस डेल्टा एयरलाइंस के दो सबसे अनुभवी पायलट्स में से थे। इनके साथ क्रू में सेकंड ऑफिसर निक नासिक भी थे। ये क्रू 6 साल पुराना L1011 ट्राई स्टार विमान उड़ा रहा था। L1011 ट्राई स्टार को सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। विमान में कुल 152 मुसाफिर और क्रू के 11 सदस्य थे। इन्हें शाम के 6 बजे से ठीक पहले डैलस एयरपोर्ट पर उतर जाना था। Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Hope you're enjoying your flight so far. Traffic is backing up at Dallas. Although we'll be about 10 to 15 minutes late getting to the gate. Please let us know if there's anything we can do to make your flight more comfortable. देरी की वजह से क्रिस मायर परेशान थे। कारोबार के सिलसिले में अक्सर सफर करने वाले मायर को साप्ताहिक छुट्टी के लिए अपने परिवार के पास लौटने की जल्दी थी। मैं 2 सप्ताह से फ्लोरिडा फोर्ट लॉरेडेल में था। ये शुक्रवार दोपहर की बात है और मुझे फ्लाइट 191 से घर लौटना था। इस फ्लाइट में IBM के एक सबसे जाने माने एग्जीक्यूटिव भी थे। डॉन एस्ट्रिज ने IBM PC के विकास की अगुवाई की थी। वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपनी पत्नी के साथ डैलस जा रहे थे। 963, turn right heading 620. फ्लोरिडा से टेक्सास के रास्ते में डेल्टा 191 को कई कंट्रोलर्स के इलाके से गुजरना था।
अपनी उड़ान के दौरान हर विमान कई क्षेत्रीय एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स से निर्देशित होता है। ये हर विमान की रफ्तार और ऊंचाई को तय करते हैं। 1901, descend and maintain 10,000. Join the Blue Ridge 010 radio and inbound. You have a good area there to go. कैप्टन कॉनर्स को जो रास्ता बताया गया था उस पर उन्हें कुछ संदेह था। उन्हें उस रास्ते में तूफान की आशंका दिख रही थी और वो उससे गुजरना नहीं चाहते थे। I'm looking at a cell at about a heading of 255. It's a pretty good sized cell. I'd rather not go through it. I'd rather go around it, one way or the other. I've had about 60 aircraft go through this area out here, 10 to 12 miles wide. They're getting a good ride, no problem. Well, I can see a cell now about heading 240. When I can, I'll turn you into Blue Ridge. It'll be about the 010 radio. 010, right. We're gonna hold you for that. आखिर कैप्टन कॉनर्स की बात मान ली गई। उन्हें तूफान से बचकर उड़ने की अनुमति मिल गई। उसके पार निकलकर वो रनवे 17 लेफ्ट पर उतरने की तैयारी करने वाले थे। एयरपोर्ट्स पर शुक्रवार की दोपहर को काफी व्यस्तता होती है और बारिश की वजह से ये शुक्रवार और ज्यादा व्यस्त हो गया था। ड्यूटी पर मौजूद कंट्रोलर्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता वहां आने वाले विमानों को एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर रखना था। वो चाहते थे कि वो एक दूसरे से कम 4.5 किलोमीटर दूर रहें। इस दूरी से हर विमान के पीछे बनने वाले जबरदस्त एयर टर्ब्यूलेंस को अगले विमान के उतरने से पहले खत्म हो जाने का समय मिल जाता है। उस समय कॉनर्स और प्राइस अपने सामने मौजूद एक कॉर्पोरेट लियर जेट के काफी करीब पहुंच गए थे। Delta 191 heavy. Turn left 10 degrees, reduce speed to 180. इन दोनों विमानों के बीच दूरी को बढ़ाने के लिए कंट्रोलर ने डेल्टा क्रू को अपनी रफ्तार कम करके 180 नॉट्स पर लाने को कहा, यानी 330 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 degree flaps, please. You're listening to Dallas 105 FM. It's a wait for them to approach. हाईवे 114 पर अपने घर लौट रहे विलियम मेबरी जल्दी ही DFW के पास से गुजरने वाले थे। अब फ्लाइट 191 रनवे से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर थी। Ladies and gentlemen, we are starting our approach. DFW. Please make sure your seats are in the upright position and your seatbelts are securely fastened. क्रू ने डैलस फोर्ट वर्थ पर उतरने के लिए विमान को नीचे लाना शुरू किया। There's a little rain shower just north of here. उतरने के निर्देशों के लिए कॉनर्स ने रेडियो फ्रीक्वेंसीज को बदलकर स्थानीय DFW एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। फ्लाइट 191 के मुसाफिर और कर्मचारी लैंडिंग के लिए तैयार हो रहे थे कि उनके रास्ते में एक जानलेवा ताकत उभरने लगी। महत्वपूर्ण फैसले और अधूरी जानकारी उनके खिलाफ काम कर रही थी। जल्दी ही ये क्रू 47 सेकंड के एक संघर्ष में फंसने वाला था, जो आगे चलकर आधुनिक उड्डयन के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक बन जाने वाला था। 2 अगस्त 1985 डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट 191 का क्रू फ्लोरिडा और अपने मुकाम टेक्सास के बीच भारी तूफानों से बचता हुआ आया था। डेलस फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर पहले फर्स्ट ऑफिसर रूडी प्राइस ने देखा कि आगे बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि DFW के नजदीक पहुंचने पर मौसम और खराब होता जा रहा था। हम बारिश से बचकर निकलने की बजाय उससे होकर ही गुजर रहे थे और पायलट्स ने खराब मौसम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी थी। डेल्टा 191 अब भी अपने सामने मौजूद लेयर जेट के और करीब आता जा रहा था। दोनों विमानों के बीच दूरी को बढ़ाने के लिए प्राइस और कॉनर्स को अपनी रफ्तार को और कम करना था। Delta 191 heavy, reduce speed to 150. Speed to 150.
रनवे 17 लेफ्ट से 9 किलोमीटर पहले डेल्टा 191 को फाइनल अप्रोच और लैंडिंग के लिए दूसरे कंट्रोलर जीन स्किपवर्थ को सौंप दिया गया। Delta 191 Heavy, are in range, feels good. स्किपवर्थ ने क्रू को बताया कि उन्हें 15 नॉट्स की रफ्तार वाली हवा से गुजरना पड़ सकता है। Winds 090 at 5, gusts to 15. Thank you, sir. इस बार लैंडिंग के समय फर्स्ट ऑफिसर प्राइस विमान के कंट्रोल्स को संभालने वाले थे। पायलट्स और को पायलट्स नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारियां बदलते रहते हैं। फ्लाइट 191 उतरने जा रही थी और विलियम मेबरी उस समय ठीक उत्तर में एयरपोर्ट के पास थे। वो भी उसी तूफान में फंसे हुए थे जिससे प्राइस और कॉनस गुजर रहे थे। Before landing check. Landing gear. Down, 3 green. Flaps, slats. 33, green light. क्रू ने अचानक देखा कि वो बारिश के अलावा और भी परेशानियों से गुजरने वाले थे। Coming out of that one. What? Lightning coming out of that one. Where? Right ahead of us. 1,000 feet. I'll call them out to you. All right. मौसम विभाग या दूसरे पायलट से हमें कोई खतरनाक चेतावनी नहीं मिल रही थी। हम इन्हीं जानकारियों की मदद लेते हैं और वो हमें ये सब बताते रहते हैं। रास्ते में कोई टर्बुलेंस होने या कहीं कोई असामान्य बात होने पर वो हमें बताते हैं। फ्लाइट 191 से आगे मौजूद लेयर जेट सही सलामत उतर गया। कॉनस और प्राइस अब उससे 1 मिनट से भी कम दूरी पर थे कि तभी अचानक तूफान तेज हो गया। L10-11 पर बारिश के थपेड़े पड़ने लगे। मैं जानता था कि हम उतरने की तैयारी में थे, लेकिन उस समय अचानक रफ्तार बढ़ गई, जैसे पायलट्स ने इंजन तेज कर दिया हो। बिना किसी जाने पहचाने कारण के विमान की रफ्तार बढ़ रही थी। प्राइस ने विमान की रफ्तार को कम करने के लिए थ्रॉटल्स को पीछे खींचा और इसे निर्देश के मुताबिक 150 नॉट्स पर बनाए रखा। अब विमान जमीन से महज 180 मीटर ऊपर था और फिर अचानक विमान तेजी से नीचे आ गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे धकेल रही थी। क्रू विमान के जेट इंजन्स को पूरी रफ्तार दे रहा था, लेकिन न तो वो रफ्तार बढ़ा पा रहे थे और न ही विमान को ऊपर उठा पा रहे थे। मैंने उस समय सीट बेल्ट को एकदम कस लिया। विमान में एकदम खामोशी थी। उस समय कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन ये संकट जिस तरह शुरू हुआ था वैसे ही अचानक खत्म होता लगने लगा। विमान अब नीचे नहीं जा रहा था और उसकी रफ्तार भी बढ़ने लगी थी, जिसके लिए कॉनस और प्राइस संघर्ष कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि क्रू राहत की सांस लेता, विमान फिर से झटके खाता हुआ नीचे आ गया और फिर विमान दाहिनी तरफ एकदम झुक गया। मैं जानता था कि हमें इतनी जल्दी जमीन के इतने करीब नहीं होना चाहिए था। रनवे से लगभग 2 किलोमीटर दूर विमान जमीन से रगड़ खाता हुआ हाईवे 114 की ओर बढ़ने लगा। जब हम जमीन से टकराए तो ऐसा लगा कि हम रेल रोड टायर्स पर दौड़ रही कार में बैठे हुए हों। विमान बुरी तरह उछल रहा था। क्रू किसी तरह विमान को हवा में उठाने में कामयाब हो गया। उस समय जीन स्किपवर्थ ने डेल्टा 191 को देखा। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। हाईवे 114 पर विमान के इंजन विलियम मेबरी की गाड़ी से टकरा गए। उनकी तुरंत मौत हो गई। विमान रनवे के उत्तर में एक बार फिर जमीन से टकराया। उस समय वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर था।
मैंने उसे एकदम अंतिम क्षण में देखा था। वो जमीन पर घिसटता हुआ एक टैंक में घुस गया था। उसमें आग लग गई थी और ये कोई आग का गोला नहीं बल्कि आग की दीवार थी। ऐसा लग रहा था ये सब कुछ सेकंड्स में ही हो गया, महज 5 सेकंड में, शायद इतना समय ही लगा होगा। हमारे लिए समय जैसे रुक गया था। इससे हुआ विस्फोट इतना जबरदस्त था कि विमान का पिछला हिस्सा अलग होकर आग से दूर हो गया। अचानक मैंने सामने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, सब कुछ साफ हो गया था। बाहर की हर चीज नजर आ रही थी, मानो विमान अचानक खुल गया हो। आश्चर्यजनक रूप से अंतिम 10 कतारों के साथ विमान का पिछला हिस्सा काफी सही सलामत था। लोग विमान से बाहर नीचे गिर गए थे। कुछ के शरीर पर कपड़े थे और कुछ बिना कपड़ों के थे। कुछ लोग जल गए थे। ऐसे मंजर को देखे बिना आप बयान नहीं कर सकते और ना ही ऐसे मंजर को आप कभी भूल सकते हैं। फिर अचानक शुरू हुई बारिश भी अचानक खत्म भी हो गई। फायर फाइटर्स को दुर्घटना स्थल पर पहुंचने में 1 मिनट से भी कम समय लगा। जब मैं दुर्घटना स्थल पहुंचा तो मुझे लगा कि इस हादसे में शायद ही कोई बचा होगा, क्योंकि वहां हर तरफ जबरदस्त तबाही मची हुई थी। मैं प्लेन के विंग वाले हिस्से के पास पहुंचा जिसमें ईंधन होता है। वहां ढेर सारा ईंधन बिखरा हुआ था और साथ ही वहां ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। विमान के अगले हिस्से की धज्जियां उड़ गई थी। मैं वहां तुरंत पहुंचना चाहता था। उस समय मैं टाइम्स मैगजीन का पार्ट टाइम रिपोर्टर था। मैंने उनके अटलांटा हेडक्वार्टर्स को फोन करके पूछा कि उस इलाके में कोई रिपोर्टर है या नहीं, तो उन्होंने तुरंत मुझे कहा, जाओ। धधकती आग पर काबू पाने में फायर फाइटर्स को महज कुछ मिनट का समय लगा। इसके बाद उन्होंने जिंदा लोगों को विमान से बाहर निकालना शुरू किया। आग थोड़ा कम हो जाने पर मैंने देखा कि पिछले हिस्से में कुछ लोगों के जिंदा बचे होने की उम्मीद थी। मैंने 2 महिलाओं को धुएं के बीच से निकल कर आते हुए देखा। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया था। मैं समझ गया था कि कुछ लोग जरूर जिंदा हो सकते हैं। इस हादसे में सिर्फ 27 लोग बच पाए। इससे पहले वियतनाम में डॉक्टर के रूप में तैनात रहने के दौरान मैंने काफी मौत देखी थी, लेकिन कभी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ऐसे हादसे का शिकार होते नहीं देखा था। और वहाँ आम नागरिक निशाना नहीं बनते थे। यहाँ तो मैं मौत को देख रहा था, महसूस कर रहा था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और हमें इस बात की खुशी थी कि कुछ लोग जिंदा बच गए थे। मैं 15th रो में अंदर की तरफ वाली सीट पर बैठने वाला था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये नॉन स्मोकिंग सेक्शन है और मैं सिगरेट पीता हूँ, इसलिए मुझे पीछे की सीट चाहिए। और शायद इसीलिए मैं बच गया। कैप्टन कॉनर्स, फर्स्ट ऑफिसर प्राइस और सेकंड ऑफिसर नासिक की मौत हो चुकी थी। क्रू के अन्य 5 सदस्यों और 128 मुसाफिरों का भी यही हश्र हुआ। मृतकों में आईबीएम के डॉन एस्ट्रिज और उनकी पत्नी भी शामिल थे। कंट्रोल टावर में 1 या 2 मिनट तक एकदम खामोशी छाई रही। बस बीच बीच में रेडियो की आवाज़ सुनाई देती थी। हम सब लोग चुप थे, हैरान थे और सोच रहे थे कि काश हम इसे रोक पाते।
ये बहुत बड़ा हादसा था। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के इन्वेस्टिगेटर्स इसकी वजह का पता लगाने के लिए DFW पहुंच गए। हमारे एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर घटनास्थल पर पहुंचकर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जो कि जांच के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेटर्स ने मशीनी नाकामी के सबूत ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने इस बात की जांच की कि क्या विमान पायलट के नियंत्रण से बाहर हो गया था। विमान के उतरते या उड़ान भरते समय हुए हादसे में ये तय करना ज़रूरी होता है कि विमान का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ताकि पता चल सके कि हादसे में उसकी भूमिका थी या नहीं। विमान में सब कुछ सामान्य था। अब जांचकर्ताओं ने विमान से परे आसमान पर अपनी नजरें गड़ाईं। कमर्शियल एविएशन में हर हादसे के बाद कई तरह की आशंकाएं उठती रहती हैं। उस दिन हमारे सामने दो ही आशंकाएं थीं। एक कि विमान पर बिजली गिरी थी, दूसरा ये मिनी टॉर्नेडो का शिकार हो गया था। Lightning coming out of that one. What? फ्लाइट क्रू समेत 15 गवाहों ने फ्लाइट 191 के नीचे आते समय बिजली चमकने की पुष्टि की थी। इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता लगाना था कि फ्लाइट 191 कहीं बिजली की शिकार तो नहीं हुई थी। देखिए, आसमानी बिजली के मामले में हमेशा ये जांच करनी पड़ती है कि कहीं उसके हमले से विमान का कोई हिस्सा नाकाम तो नहीं हो गया था। 1963 में एक बोइंग 707 आसमानी बिजली की चपेट में आ गया था। इससे विमान के ईंधन की टंकी में आग लग गई थी। इस हादसे में 81 लोग मारे गए थे। उसके बाद से ऐसे कुछ और हादसे भी हुए थे। फ्लाइट 191 के मलबे के महत्वपूर्ण हिस्सों को वॉशिंगटन डीसी में NTSB की प्रयोगशाला में लाया गया। इन्वेस्टिगेटर बड लेनर को इस मलबे के साथ साथ विमान के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज बातों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कई बार ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि आसमानी बिजली ने विमान के किस हिस्से पर हमला किया था और वो कहां से बाहर निकले थे। अगर विमान पर बिजली गिरी होती तो इसके सबूत नजर जरूर आते। हर विमान के विंग के पिछले हिस्से में स्टैटिक डिस्चार्ज विक नामक एक उपकरण होता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बाहर हवा की ओर मोड़ देता है और विमान में उसे घुसने नहीं देता, क्योंकि इससे आग लग सकती है। अगर विमान पर बिजली गिरी थी तो इसके स्टैटिक डिस्चार्ज विक पर नुकसान साफ नजर आना चाहिए था। बिजली गिरने की आशंका के निर्मूल साबित होने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने दूसरे कारणों पर गौर किया। जल्दी ही उन्हें असली कारण का पता चलने वाला था। टेप पर इसकी जानकारी दर्ज थी।